नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर नंबर 28, जिसके अंदर काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा इस चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में, क्योंकि यह एक मजदूरों का आंदोलन है और मजदूरों से संबंधित ही हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से उस औद्योगिकरण के दौर में उन किसानों को पूरी तरीके से मजदूर बना दिया गया, उनके अधिकारों को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। लेकिन दूसरा पहलू हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण का दौर आया तो वहाँ पे जो पहले से एक मध्य वर्ग जो चला आ रहा था वो बिल्कुल सशक्त होकर उभरेगा, और वो जो मध्य वर्ग है अब अपनी अधिकारों को बढ़ाने की मांग करेगा संसदीय सुधारों के माध्यम से। तो संसद के द्वारा देखिए उस मध्य वर्ग की आवाज़ को तो सुन लिया जाएगा और उसके अधिकारों को बढ़ा भी दिया जाएगा। लेकिन इन मजदूरों को क्या, तो ये मजदूर लोग लगते हैं आंदोलन करने। अब इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा जो उनका मूवमेंट जो ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है, चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में मिलता है। चूँकि यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स मौजूद है, वो वहाँ के मजदूरों को पूरी तरीके से भरसक जगाने का प्रयास करता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय कुछ नहीं है अपने पैरों के जंजीरों को। तो फिर अपने पैरों के जंजीरों को, अपने बेड़ियों को उठाड़ फेंको, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। लेकिन हमने क्या देखा कि इतना बड़ा स्टेटमेंट मार्क्स के द्वारा जो दिया गया उन मजदूरों के संदर्भ में, मजदूरों ने करने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस ब्रिटेन के समाज में इतना बड़ा आंदोलन हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये हम समझेंगे इस चार्टिस्ट आंदोलन के माध्यम से, बहुत बड़े डायमेंशन के माध्यम से। सारा का सारा देखिए कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ही आप लोग एक एनालिटिकल जो अप्रोच में बार बार करता हूँ कि एक विश्लेषणात्मक क्षमता जो आप लोगों के अंदर जो डेवलप होनी चाहिए, जब तक कि क्वालिटी कंटेंट लेक्चर नहीं मिलेगा तो समझिए कि फिर आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल नहीं पाएगा। आशा करता हूं आप इस लेक्चर को देखते देखते इस चार्टिस्ट आंदोलन को एक और बेहतरीन तरीके से सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए देखिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कल का जो सिलेबस मैंने छोड़ा हुआ था, औद्योगिक क्रांति। तो देखिए औद्योगिक क्रांति में जो भी औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति थी उसको देख लिया था। सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों हुआ इस पे खास कर मैंने कल काफ़ी लंबे समय तक चर्चा किया हुआ था। अब आज जो हम लोग बात करेंगे सरकारी स्वरूप में परिवर्तन, अर्थात वहाँ के सरकार के स्वरूप में इस औद्योगिकरण के बाद से क्या क्या परिवर्तन आया उस मध्य वर्ग के संदर्भ में, उस निम्न वर्ग के संदर्भ में, इसको भी जानेंगे। तीसरा है ब्रिटिश राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि ये जो राजनीतिक परिवर्तन है देखेंगे बेसिकली यहाँ पे मध्य वर्ग को बैक डोर से यहाँ पे एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद से अब जो संसदीय सुधार होगा, चूँकि यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन होते होते निम्न वर्ग भी आएगा, निम्न वर्ग भी अपने अधिकारों की बढ़ाने की मांग करेगा, और उसमें चार्टिस्ट मूवमेंट बहुत ही यहाँ पे फेमस है, जिसका आज हमारा पढ़ने का केंद्र बिंदु होगा। अब जो भी संसदीय सुधार होगा उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और सबसे लास्ट में देखिए अन्य देशों में प्रभाव, खासकर अमेरिका में, रसिया में, जापान में, चाइना में, ऐसे बहुत सारे देशों में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अन्य देशों में जो प्रभाव है आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो सेगमेंट है चार्टिस्ट आंदोलन से चूँकि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसको हम लोग डिटेल से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं औद्योगिक क्रांति ने सरकार के स्वरूप में परिवर्तन कैसे ला दिया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हिंदू की, अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम की, तो देखिए अगर हिंदू में अगर हम लोग कट्टर लगा देते हैं, मुस्लिम में अगर कट्टर लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या कि सारी की सारी जो कम्युनिटी, सारा का सारा जो लोग हैं इसमें क्या कट्टर हो गया, सारा हिंदू कट्टर हो गया, सारा मुस्लिम कट्टर हो गया? नहीं, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जो अपने हिंदुत्व को पूरी तरीके से किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार है, अर्थात उनमें कट्टरता की भावना कूट कूट के भरी हुई है। इसका मतलब ये किसी खास समुदाय के लोगों को इंडिकेट करता है। वैसे ही मुस्लिमों में आप मान लीजिए कोई अगर कट्टरवादी अगर मुस्लिम है जो किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ है, तो वो उसकी व्यक्तिगत विशेषता है, व्यक्तिगत आचरण है। इससे हम पूरे के पूरे समाज को एक ही
तराजू में तौल नहीं सकते हैं। अर्थात यहाँ पे अब वही हो रहा है कि देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ किस प्रकार वहाँ पे देखा हमने कि भूस्वामी वर्गों ने, कुलीन वर्गों ने अपने मुनाफे के लिए उन किसानों को तो मजदूर बना दिया। मध्य वर्ग भी यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल ही उस औद्योगिकरण से युक्त हो गया, जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन हम यहाँ ये भी देखेंगे कि अब उन्हीं लोगों के बीच, उन कुलीनों के बीच कह सकते हैं, उन मध्य वर्ग के बीच से कह सकते हैं कि कुछ जो कह सकते हैं कि सिंपैथी दिखाने वाले लोग हैं, जो गले जुबान से ही तो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस औद्योगिक क्रांति की वजह से मजदूरों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। तो धीरे धीरे अब उस ब्रिटेन के समाज में एक सुगबुगाहट उठेगी कि भाई हमारा समाज सभ्य है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार से मजदूरों का शोषण हो रहा है, ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। और ये आवाज़ उठाने वाले निम्न वर्ग के लोग नहीं हैं, बल्कि ये आवाज़ उठाने वाले उस मध्य वर्ग के ही लोग हैं। इसीलिए ये मध्य वर्ग का हमेशा ही आपको डुअलिज्म जो चेहरा, मैं बार बार कहता हूँ, दोहरा जो चेहरा देखने के लिए मिलेगा, एक तो मुनाफे को लेके, अपने फायदे को लेके, और दूसरा कहीं ना कहीं यही जो मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग के लोगों को भी थोड़ा बहुत ही अगर मांग उठा रहा है तो कम से कम उठा तो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जब मजदूरों का शोषण होना शुरू हुआ, जीवन प्रत्याशा समझ रहे हैं 17 से लेकर 21 साल तक एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब रेट आ गई तो फिर और अधिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। महिलाओं बच्चों का पूरी तरीके से वहाँ पे शोषण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे समाजवादी चिंतकों के द्वारा उस ब्रिटिश संसद पे, उस ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से देखिए श्रमिक सुधारों पे बल दिया गया कि कुछ न कुछ इनको अधिकार मिलना चाहिए। और इसी दौरान यहाँ पे कई सारे अधिनियम पारित हुए, जैसे कि 1819 का, 1833 का अधिनियम पारित हुआ। 1842 में खनन उद्योगों में काफ़ी इसके लिए यहाँ पे सुधार लाया गया। कारखाना प्रणाली अधिनियम भी यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये सारे सुधारों के बाद भी अभी पूर्णतः चूंकि अभी कंप्लीट सुधार नहीं था। अभी जो निम्न वर्ग और मध्य वर्ग, चूंकि मध्य वर्ग तो भले ही बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एक सशक्त होकर उभर रहा है, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरीके से मताधिकार नहीं मिला हुआ था। और ये मध्य वर्ग इस मताधिकार के लिए देखिए निम्न वर्ग का भी सहारा लेगा और मताधिकार की विस्तार की इस पर मांग करेगा। तो कैसे करेगा, थोड़ा सा मेरे साथ आप बने रहिए, बिल्कुल ही आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग ब्रिटेन में संसदीय सुधार 1815 से लेकर 1848 के बीच, और फाइनली इसमें जो मुक्त व्यापार को लेके और चार्टिस्ट आंदोलन को लेके यहाँ पे केंद्र बिंदु में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए अभी तक हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो भी यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था थी, एक निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, विशेष अधिकार अविशेष अधिकार लय से, ठीक है, समाज पूरी तरीके से भरा हुआ था। लेकिन वहीं ब्रिटेन में हमने देखा था कि वहाँ पे किस तरीके से तेजी से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। अर्थात पूरे यूरोप को अगर किनारे रख दें तो ब्रिटेन सबसे आगे चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने विशेष अधिकार वर्गों के चोटों पे पूरी तरीके से चोट कर दिया। अर्थात वहाँ की जो शासन, जो सत्ता है, उस मध्य वर्ग के हाथों में आ गया। सोचिए, इससे वहाँ का मध्य वर्ग बहुत ही सशक्त हो गया। इतना सशक्त हो गया फ्रांस के मध्य वर्ग से कि अब ब्रिटेन वालों को लगा कि भाई हमसे अच्छी स्थिति तो भाई फ्रांस वालों की हो गई। ठीक वही है ना, जब आदमी कोई टॉप में होता है तो जैसे ही उसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो उसका टेंशन बढ़ जाएगा कि भाई देखो पहले तो मैं इससे कहीं आगे था और अब हमसे आगे निकल रहा है। अर्थात एक फ्रांस का मध्य वर्ग, एक ब्रिटेन का मध्य वर्ग, अब फ्रांस की क्रांति से फ्रांस का मध्य वर्ग ब्रिटेन के मध्य वर्ग से, जो काफ़ी लोग सभ्य माने जाते थे, उन लोगों से आगे निकल रहा है। तो सोचिए ब्रिटेन वालों को कुछ तो समस्या होगी, लगेगा उनको कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इसी दरमियान यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति, इससे क्या हुआ तो मध्य वर्ग सशक्त बन के आया। ब्रिटिश मध्य वर्ग की तुलना में समस्या तो होगी ही होगी ब्रिटिश वालों को। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति ने और भी तेजी से इस मध्य वर्ग को सशक्त बना दिया। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति ने अगर मध्य वर्ग को सशक्त बनाया तो यही औद्योगिक क्रांति है जिसने किसानों को किसानी से मजदूर भी बना दिया। अर्थात अब उन मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ का समाजवादी चिंतन मौजूद है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम आएगा
मार्क्सवादी चिंतन, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए वहाँ पे सर्वहारा वर्ग का भी जन्म होगा। कोई भी चीज़ हमेशा पैकेज में आता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने के बाद सिर्फ आपको ठीक है बड़ी बड़ी पदवी ही आपको मिलेगी, आपको ऐश्वर्य की ज़िंदगी ही मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ आपको 24/7 का ड्यूटी भी मिलेगा। कहीं अगर दंगा होता है, ठीक है, सारे लोग ठीक है सोएंगे, आपको जाना पड़ेगा, सारे लोग दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, तो आपको ड्यूटी करनी होगी। तो समझिए ये पैकेज होता है और यही है औद्योगिक क्रांति। अगर इस औद्योगिक क्रांति से अगर वहाँ का मध्य वर्ग मजबूत हो रहा है तो साथ में उसी औद्योगिक क्रांति में अपना कंट्रीब्यूट करने वाले वो निम्न वर्ग भी है, तो उनकी स्थिति खराब हो रही है। जब खराब होगी तो समस्या आएगी ही आएगी। अब उनके अंदर भी जो जन चेतना फैलाने का जो कार्य कर रहा है वो मार्क्सवादी जैसे विचारक लोग कर रहा है। इसीलिए सर्वहारा का यहाँ पे जन्म होगा, जो पूरी तरीके से भीड़ से लैस होगा। जहाँ झुक गया, जहाँ चला गया, वहाँ पे किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को उखाड़ फेंक देगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब इन दोनों ने परिवर्तन की मांग की। मध्य वर्ग को लग रहा है कि हम सशक्त हो गए, हमको मताधिकार और अधिक मिलना चाहिए, और सर्वहारा वर्ग के लोगों को लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सारे काम तो हम ही कर रहे हैं। कुल मिला के यही मामला आप देखिए आगे कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। ये यहाँ पे फ्रांस में हुआ है। देखिए वहाँ के शासक को गिलेटिन में चढ़ा के, जो लुई 16 था, ठीक है, गला काट के उसको ठीक है लोगों ने फेंक दिया था। ये वही मध्य वर्ग है, वही भीड़ वर्ग है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें निम्न वर्ग का लोगों ने पूरी तरीके से मध्य वर्ग का साथ दिया था। अब आइए हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से ऐसे कारक थे जिसके वजह से वहाँ की राजनीतिक जीवन में तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो गया। नंबर 1 है देखिए पत्र पत्रिकाओं और जनमत का निर्माण। ये किसी भी आंदोलन में आ गया, भारत की ठीक है क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ेंगे तो उसमें पत्र पत्रिका, जनमत आंदोलन, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ होता है। देखिए किसी भी आंदोलन को कराने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा लोगों के पास अपनी बातों को ठीक है पहुंचाने का सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता है। इससे आदमी ठीक है पूरी तरीके से इंड टू इंड कम्युनिकेट करता है, जिससे लोगों की मानसिक चेतना का विकास होता है। जनमत का निर्माण, उसी तरीके से देखिए नवीन विचारधारा का पूरी तरीके से यहाँ पे आगमन भी होने लगा, जैसे कि समाजवाद का वहाँ पे आगमन हो गया। अर्थात उस औद्योगिक क्रांति से जो समस्या हो रही थी निम्न वर्ग के लोगों को, होता है ना, एक करुणा वाले लोगों की यहाँ पे भले गले मतलब जुबान से ही हो रही है, लेकिन हो तो रही है कम से कम। इसी समाजवादी चिंतन में जैसे कि रॉबर्ट ओवेन है, यही भाई साहब है, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा उस समाज में समाजवाद लाने की बात कहा जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है। उसी तरीके से देखिए ईसाई जो समाज है, चूँकि ईसाई समाज ब्रिटेन का जो ईसाई समाज था बिल्कुल ही अब कैथोलिक ना हो के प्रोटेस्टेंटवादी हो गया था। प्रोटेस्टेंटवादी जो भी वहाँ का ईसाई समाज था, इस तरह का जब औद्योगिकरण हो रहा था तो सब बोल रहा था कि देखो ईसाई धर्म में करुणा का भाव होता है, और इसमें चार्ल्स किंग्सले का नाम बहुत ही फेमस है। चार्ल्स किंग्सले बोला कि देखो ईसाई धर्म में करुणा का भाव होता है, और इस औद्योगिकरण ने तो इंसानों में, मजदूरों में करुणा की भाव को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अर्थात बाकी जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं, क्या उनको दया नहीं आ रहा है, करुणा नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको ईसाई समाजवादी बोला गया। तो ये सारे जो थिंक टैंकर जो लोग देख पा रहे हैं, विचारक जो लोग हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रिटिश संसद तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसी क्रम में एक और भाई साहब है, उपयोगिता विचारधारा। ये बिल्कुल ही मानवीय मुखौटा वाला विचारधारा है। इसमें नाम है जेरेमी बेंथम का, जेम्स मिल का। ये जब भारत के इतिहास भी पढ़ेंगे तो बार बार नाम आएगा। इससे अच्छा है कि यहीं पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। भारत का जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये भाई साहब बोलता है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पे ध्यान देना चाहिए। ये मैंने बोला कि होता है ना कि उस ब्रिटेन के समाज में चूँकि फ़ायदा तो सबको पड़ा हुआ है, लेकिन गले जुबान से ही लोग बोल रहा है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख होना चाहिए। अब इस चीज़ का आप मतलब समझिए कि देखिए जो भी पूंजीपति वर्ग है ना, जो भी उनको फ़ायदा हो रहा है, उस फायदे से कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए उतना वो करने का प्रयास करें। अब देखिए प्रयास करें। इसी चीज़ को गांधी ने उलट दिया, अंत्योदय।
कि भाई हर एक फैसिलिटी जो है अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। ये अधिकतम लोग क्या होता है, अधिकतम लोग भाई इसमें तो कितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस उपयोगिता विचारधारा को मानवीय मुखौटा वाला विचारधारा भी बोला गया है। अर्थात उस समाज में ठीक है कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, लेकिन चलिए फिर भी कुछ तो बोल रहा है मजदूरों के हित में। उसी तरीके से यहाँ पे राजनीतिक दलों का यहाँ पे गठन होने लगा। राजनीतिक दलों का गठन में जैसे कि टोरी पार्टी बहुत ही फेमस है ब्रिटेन की, वो टोरी पार्टी चूँकि जमींदारों की पार्टी थी, अनुदारवादी थी। ये लोग चाह रहा था कि जैसे चल रहा है, जैसे हम लोगों ने किसानों से जो भूमि ठीक है बाड़ेबंदी के माध्यम से झटपा हुआ है, मैंने ठीक है झपटा हुआ है, छीना हुआ है उन लोगों से, किस तरीके से देखिए एक्ट लगा के उसको पूरी तरीके से लीगल करार दे दिया गया। तो ये टोरी पार्टी थी, किसी भी प्रकार का विरोधी था। और ये है कि व्हिग पार्टी, ये था मध्य वर्ग की पार्टी, उदारवादी पार्टी। इसको बहुत अधिक पड़ा नहीं है, इसको बस यही है कि भाई उस संसदीय व्यवस्था में हमको भी उतना अधिकार मिलना चाहिए हमारी जनसंख्या की अनुपात के आधार पे। अब सोचिए ये जो मध्य वर्ग है कितना लालची वर्ग है, समझ रहे हैं ना। बार बार मैं बोलता हूँ, एक समय था जब विशेष अधिकार वाले लोग थे तो शासक के सामने गिड़गिड़ाता था कि भाई शासक के आसपास जो भी विशेष अधिकार वाले लोगों पे चोट करता था। अब जब वो प्रक्रिया जब धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो संसद में जाके अब अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, क्योंकि इसकी मांगे ही वही हैं, संसदीय व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया जाए। तो ये जो मध्य वर्ग उदारवाद तो चाहता है, लेकिन अपने हिसाब से, अर्थात इसका जो भी फायदा मिलेगा वो अपने तक सीमित रखना चाहता है, ना कि मध्य वर्ग के लोगों तक इसमें बांटना चाह रहा है। अब इसी में कुछ ठीक है बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो सोशलिज्म के यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग उग्र सुधारवादी पार्टी के रूप में, जैसे कि इसमें निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं। अब निम्न मध्य वर्ग के लोग, ध्यान रखिएगा, आंदोलन करने वाले अपने आप गांव के आसपास क्षेत्रों को देखिए, शहर में है तो शहरों के क्षेत्रों को देखिए। मिडिल वर्ग आपको ठीक है बिल्कुल ही माने मिडिल वर्ग की स्थिति, मतलब बीच मझधार में ठीक है डूबे हुए एक ठीक है बिल्कुल ही समझ रहे हैं ना, एक व्यक्ति की तरह है ना भाई। मझधार से उस पार जा सकता है ना पीछे आ सकता है, बेचारा उसी में रहता है। लेकिन जस्ट जब उसके जो नीचे के वर्ग के जो लोग हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनको निम्न वर्ग बोला जाता है, वे बड़ा ही रेडिकल चेंज रखते हैं, वो परिवर्तन बदलाव की मांग करते हैं। उनसे भी नीचे आ गया गुजरा, जिनके पास शिक्षा की कमी है, भरपेट भोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा इन सारे चीज़ों को। अब उनके पास नेतृत्व की क्षमता का पूरी तरीके से अभाव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो उग्र सुधारवादी पार्टी है ये निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं। और यहाँ पे जो पृथक पार्टी के रूप में निम्न वर्ग का कोई पार्टी ही मौजूद नहीं है। क्या करना है, कैसे आंदोलन करना है, इनका कोई माई बाप नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यही जो है निम्न वर्ग, इनका ठीक है मध्य वर्ग लोगों के द्वारा खूब ज़बरदस्त यूज किया जाता है भीड़ जुटाने के लिए, आज भी हो रहा है। अब देखिए मध्यवर्गीय मांगे क्या थी। मध्यवर्गीय मांगे अब बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, इनको यही था कि भाई मताधिकार का विस्तार कर दो, इसके साथ साथ जो अनाज कानून था ये बोलता था लोग रद्द कर दो। क्योंकि हुआ क्या था ना कि देखिए उस ब्रिटेन के समाज में जो भी भूस्वामी वर्ग जो आया हुआ था, कुलीन वर्ग जो आया हुआ था, वो अनाजों को वहीं उपजाता था, लगाता था और उसको मनचाही कीमत पे उन मध्य वर्ग को सप्लाई करता था, निम्न वर्ग के लोगों को सप्लाई करता था। अर्थात ये लोग अनाज को आयात नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वहाँ महंगाई बढ़ जाती थी। अब समस्या यही थी, ये पूरी तरीके से जमींदारों के हित में थी। तो अब ये मध्य वर्ग को लग रहा है कि देखिए अनाज की डिमांड तो बहुत अधिक है, अगर मुक्त अर्थव्यवस्था अगर रहेगा, पूरी तरीके से बाजार खुल जाएगा, तो हम लोग दूसरे देशों से सस्ते दाम में अनाज लाएंगे और सप्लाई करेंगे तो उसमें हमें भी फायदा होगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, मध्य वर्ग इस पे चोट कर रहा था। इसमें ठीक है कॉब्डेन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी ने अनाज विरोधी मोर्चा भी निकाला हुआ था वहाँ पे। देखिए मध्य वर्ग के लोग हैं ना, तुरंत लोग ध्यान रखिएगा ये सब रोड में आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो फाइनल मांग थी कि कर की राशि जितनी हो सके कम करो, क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग है, ये तो हमेशा ही चाहेगा कि भाई कर हमको देना नहीं पड़े, जितना मुनाफा वो हमारे पास हो जाए, मतलब रह जाए। तो कुछ इस टाइप के मांगे थी। ये है मध्यवर्गीय मांगे, देख पा रहे मध्यवर्गीय लोगों को, ठीक है, उस ब्रिटेन के समाज में। अब देखिए इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। ये है
ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की संसद है, देखिए कितना शानदार संसद आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मॉडर्न संसद। अब इसमें देखिए सरकार की जो प्रतिक्रिया है ना, बड़ा ही रचनात्मक प्रतिक्रिया होगा। अब रचनात्मक मतलब कि बिल्कुल ही जो जो ये मांगे कर रहे थे, इनकी मांगों को मान लिया गया। क्यों मान लिया गया, थोड़ा इस इक्वेशन को समझने का प्रयास कीजिए कि कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच सामंजस्य बैठ गया। ये वही मध्य वर्ग है जो बोलता है निम्न वर्ग को, आओ हमारे साथ मिल के अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन ये मध्य वर्ग का कोई भरोसा नहीं है। अब इस निम्न वर्ग के अधिकारों को दबाने के लिए ये जो मध्य वर्ग है कुलीनों से जाके सामंजस्य कर रहा है कि भाई कुलीन भाई साहब, तुम्हारा भाई उच्च संसद में जबरदस्त प्रतिनिधित्व है, वहाँ के सुधारों के माध्यम से हमारा जो भी ठीक है, वहाँ पे विधेयक अगर प्रस्तुत किया जा रहा है उसको पारित करवा दो। सामंजस्य बैठ गया और इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ा। 1832 तक आते आते 6 लाख लोगों को वहाँ मताधिकार दिया गया। सोचिए 6 लाख लोगों को वहाँ पे मताधिकार दिया गया। इसके साथ साथ 1846 में जो अनाज विरोधी जो कानून था उसको रद्द कर दिया। सोचिए अनाज विरोधी कानून को ही रद्द कर दिया। कितना बड़ा जमींदारों के लिए लॉस का काम था, लेकिन वो लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार था क्योंकि औद्योगिकरण से उनको लाभ मिल रहा था। और ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश देखिए ब्रिटेन ही बना। कर की राशि कम कर दी गई, जितनी मांगे मानी गई मध्य वर्ग के द्वारा, उन सारे ही मांगों को देखिए सरकार के द्वारा यहाँ पे मान लिया गया। पूरा ही कानून बना के उनकी मांगों को पूरी तरीके से दे दिया गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए सुधार है, इसीलिए ब्रिटेन में क्रांति टल गई। अब ब्रिटेन में जो क्रांति टल रही है, किसकी टल रही है? मध्य वर्ग की, क्योंकि मध्य वर्ग की सारे मांगों को मान लिया गया तो ये लोग कभी भी क्रांति करेगा सब। सोचिए यही तो हुआ था फ्रांस की क्रांति में, कि फ्रांस की क्रांति में जो ठीक है वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड ई स्टेट के लोगों के द्वारा अर्थात मध्य वर्ग के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया। अगर उनकी मांगों को अगर मान लिया गया होता कुछ निगोसिएशन करके, तो फ्रांस की क्रांति ही नहीं होती, खत्म हो जाती। क्योंकि प्रतिनिधित्व तो वही मध्य वर्ग कर रहा था। यही ये ब्रिटेन वाला बड़ा होशियार है सब, ध्यान से देखिए। ब्रिटेन वाला 1846 की बात चल रहा है, ठीक है। लोग होशियार है कि मध्य वर्ग को किनारे कर लो, निम्न वर्ग से भीड़ से अलग कर लो, ताकि कोई बड़ी क्रांति नहीं हो। देखिए मध्य वर्ग अब ये देखिए पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए अब क्यों तैयार रहेगा? इनकी बातों को पूरी तरीके से मान लिया गया। अब बच गया बेचारा निम्न वर्ग। देखिए निम्न वर्गीय मांगे क्या थी? बेचारा सब कमा रहा है कल कारखानों में, वहीं कल कारखाना सा निकलता, ठीक है, वहीं गंदा धुआं, दूषित पानी, कोई व्यवस्था नहीं, लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब। सोचिए क्या हाल होता, ठीक है। इनकी मांगे थी कि भाई औद्योगिक जो क्रांति है इसका सारा दबाव हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तो भाई तुम लोग को ले रहे हो, मजा तुम लोग मार रहे हो। ऐसा हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए लोग चाह रहा था अपनी मांग के रूप में कि बेहतर वेतन भत्ता हो, हम काम करेंगे भाई, एक अच्छा सैलरी दो हमको, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बीमा हो गया, ऐसी चीज़ों को सुविधा को दो। काम के घंटे को सीमित करो भाई, 18 घंटा 16 घंटे कोई काम होता है? बिल्कुल मशीनों की तरह, इतना तो मशीन भी नहीं करता है। दूसरा ये लोग मांग कर रहा है मताधिकार का विस्तार करो। सोचिए मताधिकार का विस्तार करो, इतनी बड़ी भीड़, अगर इनका मताधिकार का विस्तार कर दिया जाए तो फिर सोचिए क्या होगा? फिर तो पूरी व्यवस्था ही पूरी तरीके से माने आमूल चूक परिवर्तन हो जाएगा। क्या ऐसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अब सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल खतरनाक हो गई। इस ब्रिटिश संसद के द्वारा इनकी जो जो मांगे रखी गई, उन मांगों को ठीक है प्रति बहुत ही कठोर रुख अपनाया गया। अभी हमने देखा मध्य वर्ग में एक रचनात्मक प्रतिक्रिया दिया गया संसद के द्वारा, और यहाँ पे कठोर का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाठी, डंडा, बंदूक, ये हुआ। और जहाँ जहाँ उन निम्न वर्ग लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था उसको निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया। और यहाँ पे कारण यही था, कारण समझ गए होंगे कि कुलीन और मध्य वर्ग इसमें मिल गया, सब इन दोनों का गठबंधन हो गया। सोचिए अगर इन मध्य वर्ग के मांगों को अगर नहीं माना गया होता और ये मध्य वर्ग अगर इनका प्रतिनिधित्व कर रहा होता निम्न वर्ग के लोगों को, तो पुनः फ्रांस की क्रांति जैसे बहुत बड़ी क्रांति ब्रिटेन में हो जाती। लेकिन देखिए कितना होशियार सब वहाँ के लोग, वहाँ की संसद
मध्य वर्ग को पहले ही फिल्टर कर दिया। अब निम्न वर्ग में हमेशा ही प्रतिनिधित्व का भाव होता है, कोई उतना बड़ा नेता आपको नजर नहीं आएगा। आंदोलन को कुचलना स्वाभाविक था, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंदोलन तो कुचलना तय ही था, लेकिन इन लोगों के द्वारा कुछ आंदोलन किया गया जिसमें चार्टिस्ट आंदोलन अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। निम्न वर्गीय आंदोलन सबसे पहले होगा 1816 में। देखिए मैनचेस्टर से जो कुछ बुनकर लोग थे उनकी स्थिति बड़ा खराब हो चुकी थी, बुनकरों के काम बहुत अधिक लिया जा रहा था उनसे। मैनचेस्टर से देखिए लोग लंदन की तरफ, ठीक है, मूव कर पाए। उधर चूंकि बहुत ठंड का मौसम होता है, इसीलिए वो ब्लैंकेट ओढ़ के कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए इसको ब्लैक टीयर्स मार्च कहा गया 1816 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी, ठीक है, दबा दिया गया, कुचल दिया गया। आगे चल के पीटर लू हत्याकांड होगा, इसमें 1819 में होगा, ध्यान रखिएगा। मजदूरों द्वारा एक शांति सभा बुलाया गया था, मैंने भीड़ इकट्ठा करके अपनी बातों को रखना होता है, एक पीटर लू नामक जगह में किया गया था। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस ने निर्ममता पूर्वक, समझिए निर्ममता पूर्वक यहाँ पे बिल्कुल जालिया वाला बाग हत्याकांड टाइप का सब गोली चलाया। 11 लोग मारे गए और 400 से अधिक यहाँ पे घायल हो गया। बिल्कुल मानव संहार टाइप का था। किसको मारा जा रहा है सोचिए, निम्न वर्ग के लोगों को यहाँ पे मारा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रमिक आंदोलन तथा चार्टिस्ट आंदोलन अब नेक्स्ट समय आएगा 1838 में। अब ये लोग पूरी तरीके से सज धज के फिर से आने का प्रयास करेगा, 6 सूत्रीय मांग भी रखेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन को पूरा 3-4 डायमेंशन में हम लोग कवर कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अब ये है चार्टिस्ट आंदोलन। देखिए हुआ क्या था, देखिए औद्योगिक क्रांति हुआ, इसमें पूंजीवादी वर्ग जिसे हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, ये लोग उभर के आया। पूंजीवादी वर्ग के लोगों की जो मांग थी, देखिए, ठीक है, बिल्कुल ही ये सब जो भी मांग था मान लिया गया, बिल्कुल उदारवादी कैरेक्टर का था सब। उदारवादी माने बहुत अधिक परिवर्तन नहीं सब चाह रहा था, मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल दे रहा था। 1832 का जो सुधार अधिनियम ये सबको हाथ में आ गया, 6 लाख का मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। अनाज जो कानून था ये सबको, ठीक है, पहले ही ये सबको मिल ही गया था। अनाज कानून के साथ साथ कर में, ठीक है, जो कमी करना वो भी सबको मिल गया था। तो पूंजीवादियों को देखिए बहुत अधिक समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किनको है, इन श्रमिक वर्ग के लोगों को है, क्योंकि यही तो श्रमिक लोग हैं, इनके कल कारखानों में काम कर रहे हैं और ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट है देखिए इन पूंजीवादियों के पास आ रहा है। इसीलिए श्रमिकों की ये मांग थी यहाँ पे कि भाई हमें आमूल चूक परिवर्तन करना है, रेडिकल चेंज यहाँ पे लाना है। चूँकि इनके पीछे धीरे धीरे देखेंगे 1850-60 के दशक तक आते आते वहाँ पे धीरे धीरे मार्क्सवादी जो विचारधारा है धीरे धीरे वहाँ पे, ठीक है, आरंभ होना शुरू हो जाएगी। अमूल चूक परिवर्तन लाना था, समाजवाद की लोग बातें कर रहे हैं और इनकी कुछ न कुछ ध्यान रखिएगा मांग भी उस समय होती थी। ये मांग को आप 6 सूत्रीय मांगों से समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच कांटे की टक्कर है। समस्या यही है, समस्या यही है, समझिए कि बिना एक किसी दूसरे के चल ही नहीं सकता है। पूंजीवादियों को श्रमिक नहीं मिलेगा, इनका मुनाफा नहीं होगा, श्रमिक को पूंजीवादी नहीं मिलेगा, इनका पेट नहीं भरेगा। समस्या तो दोनों ही जगह है, लेकिन ये लोग अपने हक के वाजिब, समझ रहे हैं ना, मतलब दाम की बात कर रहा है कि कम से कम जो बेनिफिट हो रहा है उसका भाई कुछ हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए तो देखिए जेरेमी बेंथम, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जेम्स मिल के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा था कि अधिकतम लोगों को ध्यान में रख के, ठीक है, अधिकतम सुख की बात किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इस टाइप की पॉलिसी लाना चाहिए। तो लोग बोल रहा है इन्हीं लोगों के संदर्भ में। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आरंभ कहाँ से हुआ। चूँकि आंदोलन तो होना ही था, चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ होता है देखिए 1838 में, श्रमिक आंदोलन या फिर जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 6 सूत्रीय मांग थी, बिल्कुल सिंपल था कि भाई मताधिकार का विस्तार कर दो। कितना खतरनाक मांग मार रहा है, समझ रहे हैं। 1838 में भारत में क्या था उस समय, अभी 1857 में क्रांति भी नहीं हुआ था, सोचिए भारत में। अभी तो यहाँ पे एक से एक चार्टर लगा के अंग्रेजों के द्वारा भारत का शोषण किया जा रहा था। लेकिन यहाँ का मजदूर जग गया है, भारत में तो लग ही नहीं रहा है। भारत में भी वही मोनार्ची सिस्टम है, वही राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, अभी वही मुगलकालीन सत्ता चल रही है। देखिए कहाँ भारत है, कहाँ आप कैसे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, भारत का जब, ठीक है, आप
आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय कंपैरेटिव स्टडी भी आपके मन में आना चाहिए कि भाई उस समय इंग्लैंड में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था और हमारे यहाँ क्या हो रहा था। और आज हम हवा में बातें करेंगे कि भाई हम उसके पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, हम जा सकते हैं, चाइना भी गया है उसमें, ठीक है, नो डाउट, ये बहुत एक्सेप्शनल केस। लेकिन चाइना का जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो विचारधारा है, क्या भारत उस विचारधारा को एडॉप्ट करते हुए उनका बराबरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। 6 सूत्रीय मांग है यहाँ पे मताधिकार का, जिसमें पहली बार बोला गया भाई हमको विस्तार चाहिए। इसके साथ साथ बोला कि वयस्क पुरुष मताधिकार होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, वयस्क पुरुष, इसका मतलब अभी भी वो इंग्लैंड का समाज, ब्रिटेन का समाज पेट्रियार्की सोसाइटी से ग्रसित है, पितृसत्तात्मक समाज से ग्रसित है। अभी भी ये लोग महिलाओं की बात नहीं कर रहा है। देखिए महिलाओं की, क्योंकि यूरोप में देखिए या फिर अमेरिका की बात करें, महिलाओं को बहुत लेट से दिया गया है। भारत ने तो एक झटके में सभी लोगों को संविधान बनने के साथ साथ ही सबको वयस्क मताधिकार यहाँ पे लगभग दे ही दिया गया था भारत में। लेकिन देखिए ये लोग कैसे छन्नी में छान के फिल्टर कर करके दे रहा है महिलाओं को, वहाँ पे नहीं, वयस्क पुरुष मताधिकार की बात कर रहा है। सोचिए, वो तो भला हो प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें महिलाओं का जब रोल बढ़ने लगा तो महिलाओं को भी लगा कि भाई हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। भले ही देखिए प्रथम विश्व युद्ध बहुत हिंसा लाया, कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे रिसोर्स की बर्बादी हुई, लेकिन उसमें अगर आप महिलाओं का अप्रोच को देखेंगे तो महिलाएं भी विधवा हुई, नो डाउट, लेकिन उसमें आगे चल के महिलाओं के अंदर एक सशक्तिकरण का भाव जगा दिया। आगे हम लोग देखेंगे तो वयस्क पुरुष मताधिकार दिया गया। ये भी ब्रिटेन के समाज में मौजूद उस पितृसत्तात्मक समाज का एक नैरो माइंड को ही दर्शा रहा है। गुप्त मतदान को, क्योंकि बैलेट पेपर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक, उसमें चूंकि मतदान गुप्त नहीं होता था। क्यों होगा गुप्त? उसमें जो भी भूस्वामी कुलीन वर्ग थे वो लोग देखता था कौन किसको दे रहा है, तो ये लोग चाहता था कि नहीं, मतदान गुप्त होना चाहिए। आज भी आप दीजिए गुप्त मतदान, कोई आपसे पूछ नहीं सकता है कि भाई आप किस में वोट देते हैं, क्योंकि गुप्त है, आपका राइट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्राइवेसी आपका वो राइट है, वो आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, उससे समस्या आएगी। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, पार्लियामेंट सदस्यों को तनख्वाह। अब ये जो पार्लियामेंट सदस्यों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं, ये लोग कर रहा है कि जो मध्य वर्ग के जो लोग जा रहा है उनको भाई दिया जाए। अब देखिए जो निम्न वर्ग है कैसे मध्य वर्ग की बातों को भी रख रहा है, बड़ा ये लोग, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब दिल का सब अच्छा होता है सब। संसद का चुनाव प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। अब ये जो संसद का जो चुनाव प्रत्येक वर्ष होना चाहिए कि भाई चुने वहीं लोग जाके इस पे जाए, वहीं पे लोग अपना सरकार बनाएं, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक था, हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद से यहाँ पे समान निर्वाचन मंडल को यहाँ पे लाया गया, हर एक, ठीक है, क्षेत्र में यहाँ पे समान तरीके से पॉपुलेशन के आधार पर इसको बांटा जाए। कुल मिला के यही 6 सूत्रीय मांग थी। इसको आप उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब वो समय आ गया, इनका वही तैयारी था कि अगर भाई अपना अधिकार लेना है तो संसद में चार्टर प्रस्तुत करना है, जैसे आज, ठीक है, विधेयक प्रस्तुत होता है, आरंभ कर दिया प्रस्तुत करना। कार्यक्रम यही था कि भाई अधिक से अधिक हस्ताक्षर करके भेजे, जितना अधिक से अधिक हस्ताक्षर रहेगा संसद में जाएगा तो वहाँ पे इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1839 में 12.5 लाख के आसपास लोगों ने, एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन मोटा मोटी वही है, 12 लाख कुछ है, 12.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके भेजा, संसद ने अस्वीकार कर दिया, हटाओ नहीं मानते हैं। ऑलरेडी लोग तो पहले कितना बार उनका, ठीक है, आंदोलन को दबा चुका था, दमन कर दिया था। याद करिए नरसंहार कैसे किया हुआ था पीटरलू हत्याकांड में। अब यही है कि अब आंदोलन का दमन हो रहा है, फिर से सब नहीं मान रहा है। 1840 में सबको लगा कि अभी 1839 में 12.5 लाख दिए हैं, अब 30 लाख देते हैं। अब देखिए दोबारा इस सब क्या किया कि 30 लाख हस्ताक्षर, समझ रहे, 30 लाख चार्टर, मैंने बोरा बोरा भरा जाएगा। संसद ने पुनः इसको अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार किया तो इन मजदूरों से लगा नहीं, क्योंकि 20 साल से लगभग ये लोग आंदोलन कर रहा है, बोला अब हड़ताल होगा। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हड़ताल होगा। लेकिन आगे चल के दूसरी बार ये लोग, ठीक है, हड़ताल करेगा, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बार पुनः ये लोग 1848 में अब आर पार की लड़ाई में तैयार हो गया, चार्टर प्रस्तुत किया यहाँ पे, और 5 लाख श्रमिक ये लोग लंदन में इकट्ठा पहुँच गया। सोचिए इतनी भीड़ लंदन में पूरी तरीके से पहुँच गई, लंदन को कैप्चर कर ली। लेकिन 60 लाख हस्ताक्षर, ध्यान रखिएगा 60 लाख, सोचिए बोरा का बोरा हो गया होगा संसद में। इतने सारे हस्ताक्षर संसद में पेश किया गया कि 60 लाख मजदूरों की आवाज़ है, अब तो मत दबाओ,
अब तो अधिकार दे दो जो जो हमारी मांगे हैं। लेकिन उस संसद के द्वारा उन हस्ताक्षरों को जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वो सब फर्जी है, जाली है, मैंने झूठ मूठ का जो होता है ना, मतलब इलीगल है पूरा तरीके से। एक ही व्यक्ति कर दिया होगा रात भर साइन, हजारों लोगों की साइन कर दिया होगा, तो पता चला जाली है। तभी उसी समय देखिए, उस समय ब्रिटेन में ठंड में बारिश होना, ठीक है, बहुत ही टफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्षा आ गई, 5 लाख लोगों की जो जनसंख्या है, देखिए श्रमिक भीड़ तितर बितर हो गई, क्योंकि वो कोट, समझ रहे हैं ना, कोट मोटा मोटा जो चमड़ी वाला वस्त्र पहन के, जैकेट पहन के वर्षा में भीगेंगे तो खराब ही हो जाएगा, फिर वहाँ सूख नहीं पाएगा। पूरी तरीके से लोग भागने लगे और मजदूरों के पास बचाएंगे नहीं तो एक हाथ जोड़ा होगा वो भी भीग जाएगा, मरना पड़ जाएगा ठंडा में। तो श्रमिक भीड़ तितर बितर हो गया। अब यहीं से माना जाता है कि आंदोलन इसके बाद से स्वतः ही समाप्त हो गया। यही था चार्टिस्ट आंदोलन। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पे इस चेहरे से आप लोग परिचित हो जाइए, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक जैसे ही औद्योगिकरण खत्म होगा यही आएगा समाजवाद, ठीक है, मार्क्सवाद आएगा। यही है कार्ल मार्क्स। इस चेहरे को ध्यान रखिए, आपको सिविल सर्विस या फिर पूरे लाइफ में इस चेहरे से आपको बार बार अवगत होना पड़ेगा। यही है। देखिए ये क्या बात किया था कि देखो, इसने क्या किया था कि मजदूरों की राजनीतिक मांगों से बोला कि लोग आर्थिक मांगों की तरफ मूव कर गए। अर्थात एक फेल होने का मतलब यही था। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी मजदूर थे स्वतः समाप्त इसीलिए हो गया, उसके बाद दोबारा इसीलिए नहीं आए क्योंकि अब उनको मताधिकार वगैरह नहीं चाहिए था, उनको बस वहीं रोटी कपड़ा वाला मकान चाहिए था। अर्थात मजदूर अब राजनीतिक मांगों से आर्थिक मांगों की तरफ मुड़ गए। आगे हम लोग देखेंगे अभी कि आर्थिक मांगों को किस हद तक उस ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसीलिए यहाँ मार्क्स ने जो संभावना जताया था कि जहाँ पे पहली बार औद्योगिकरण होगा वहाँ मजदूरों का शोषण होगा। जब मजदूरों का शोषण होगा तो उन मजदूरों के द्वारा उस पूंजीपति वर्ग का विरोध किया जाएगा, उनका दमन किया जाएगा, उनका कुचल दिया जाएगा। बड़ा मार्क्स ने देखिए व्यवहारिक थ्योरी ये लागू किया हुआ था, लेकिन बेचारा पहला थ्योरी ही जिस जगह ही अप्लाई करना चाहा वहाँ थ्योरी ही काम नहीं किया, फेल हो गया। मध्य वर्ग ऑलरेडी अलग हो गया, निम्न वर्ग अभी ने देखा चार्टर, ठीक है, एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, जो भी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ क्या हुआ, उनका स्वतः आंदोलन ही समाप्त हो गया। तो इसका मतलब कि मार्क्स ने जो बातें रखा हुआ था, बिल्कुल ही मेंस का जो सवाल है ध्यान रखिएगा कि मार्क्स ने जहाँ परिकल्पना किया हुआ था, जहाँ पहली बार औद्योगिकरण हुआ, वो तो औद्योगिकरण ब्रिटेन में फेल हो गया। टिप्पणी कीजिए, ऐसे दे देगा, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। सोचिए ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो जब तक एक एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगा आप डील कर पाएंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, असफलता के कारण क्या था। असफलता का बड़ा सिंपल कारण है योग्य और अनुभवी नेताओं की कमी। चूंकि अगर मध्य वर्ग साथ दिया होता तो तार्किक तरीके से इनका बात रखता। ये तो था सब, ठीक है, लटपंग आदमी सब, ठीक है, मतलब अनएजुकेटेड लोग था। कैसे अपनी बातों को किस तरीके से पेश किया जाए इनको आता ही नहीं था। माने लीडरशिप क्वालिटी की बहुत यहाँ पे कमी थी। अनैतिक और भ्रष्टाचारी इतने सारे भीड़ में, उन्हीं लोगों में से, या फिर ठीक है बाहर से कुछ लोगों को डाल दो भीड़ में, पता चले कि कुछ लोगों के उपद्रवी एक्टिविटी से पूरा आंदोलन का, ठीक है, उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उद्देश्य का, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा उसकी प्रकृति ही चेंज हो जाएगी। तो अनैतिक और भ्रष्टाचारी युवक के समावेश से जन समर्थन यहाँ पे कम होने लगा, क्योंकि हिंसा होगी तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के लिए किसी भी आंदोलन को कुचलना सबसे आसान होता है। कुलीन और मध्य वर्ग का गठबंधन, देखिए ये है सब चोर चोर मौसेरा भाई जिसको बोलते हैं। मध्य वर्ग जाके कुलीनों से गठबंधन कर लिया, तो भाई ये निम्न वर्ग का साथ क्यों देगा, अब तो कुलीनों का साथ देगा। और वो कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग अब कभी भी नहीं चाहेगा कि वयस्क मताधिकार दे दे, क्योंकि वयस्क मताधिकार देने का मतलब है कि एक मयान में दो तलवार। मध्य वर्ग तो बड़ी रिस के पहुंचा हुआ था उस संसद तक, क्या अब वो उस अपने अधिकार को निम्न वर्ग को देना चाहेगा? क्योंकि निम्न वर्ग की संख्या तो बहुत होगी, प्रतिनिधित्व तो भी संसद में अधिक होगा। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मध्य वर्ग यहाँ पे कितना इसका ड्यूलिज्म चेहरा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बढ़ता लाभ। ये यहाँ पे बहुत ही सुकून भरा खबर लेके आया, खासकर
सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के मजदूरों को लेके, लेकिन इसने दूसरा शोषण मूलक चेहरा को उजागर कर दिया। ध्यान रखिएगा, श्रमिकों को शोषण को तो सीमित किया, ब्रिटेन के श्रमिकों को शोषण को सीमित किया, लेकिन उपनिवेशों पर बहुत अधिक बल दिया गया। ध्यान रखिएगा, उपनिवेशों पर बहुत जब बल दिया गया तो सोचिए अब कई गुना जो शोषण हुआ इन उपनिवेशों का हुआ, चाहे कच्चे माल को लेके हो गया, चाहे इनसे ठीक है मजदूरी के रूप में हो गया। माने अलग अलग तरीके से इन शोषण मतलब इन उपनिवेशों का इतना जबरदस्त तरीके से शोषण किया गया कि एक जगह, समझ रहे हैं ना, अब ये लोग अपने लोगों को खून नहीं चूस रहे हैं, अब ये लोग दूसरे जगह पे जाके ठीक है दूसरे जगह से वहाँ के लोगों का खून चूस रहे हैं और उनका खून निकाल के ला के फिर अपने मजदूरों में डाल रहे हैं कि भाई अब लो अब ठीक है। तो ये तो सरासर गलत है ना, ये तो अनैतिक है। इसीलिए मार्क्स बोलता है ना कि देखिए साधन और साध्य, साध्य टारगेट बनाओ भाई, हमको लेना है, साधन पे कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब यही चीज़ अब वहाँ के जो मध्य वर्ग ये लोग कर रहा है, पूंजीपति वर्ग लोग कर रहा है कि भाई तुमको चाहिए ना थोड़ा बहुत अधिकार, हम तुमको ला के दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखिए जाकर उपनिवेशों पे कितना सब वहाँ पे कितना शोषण हो रहा है, इसको फील करिए। ठीक है, मैंने फील करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत ही मार्मिक टॉपिक होता है। देखिए पढ़ेंगे अपने आप को जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक ठीक है आपकी भावना आपके कॉपी में नहीं उतर पाएगी, फिर वही है रटा रटा आंसर। तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। उपनिवेशों से प्राप्त धन का बहुत बड़ा जो एक भाग था, मैंने एक आध भाग देखिए श्रमिकों पर खर्च किया जाने लगा, क्योंकि बेनिफिट अधिक होता था। अब 100 रुपये बेनिफिट कमा रहे हैं, 100 रुपये में अगर 10 रुपया अगर हमको ठीक है अगर अपने लोगों पे खर्च करना है तो हमको क्या दिक्कत है। और 100 रुपया ऐसा नहीं वो कमा रहे हैं, वो भी किसी का खून चूस के ला रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। इसीलिए ये लोग अपने श्रमिकों पर खर्च करने लगा और इसी चीज़ को लेनिन ने आगे चल के विश्लेषण किया। तो लेनिन, ध्यान रखिएगा मैं बार बार लेनिन को मार्क्स का कार्ल मार्क्स का पक्का चेला बोलता हूँ। लेनिन ने देखा कि देखो ओ यही चीज़ मार्क्स नहीं समझ आया, मैंने मार्क्स नहीं समझ पाया उस ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में। लेनिन समझ गया पूरा तरीके से, ठीक है, ज़बरदस्त इसका एनालिसिस किया। आपको भी ऐसा एनालिसिस करना चाहिए। क्यों? चूँकि मार्क्स ने ब्रिटेन के मध्य वर्ग की मनोवृत्ति को समझ ही नहीं पाया कि वो लोग ऐसा कर सकता है। मार्क्स तो अपने धुन में रह गया कि जहाँ औद्योगिकरण होगा वहाँ पे पहली क्रांति हो जाएगी, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्यों होगा? क्योंकि उन मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा एक जगह का खून चूस कर ठीक है अपने मजदूरों में डाल दिया गया, एक जगह का मुनाफा उठाकर अपने कुछ मजदूरों में खर्च कर दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे क्रांति टल गई। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा राज्य का लोक कल्याणी स्वरूप, अब लोक कल्याणी मतलब वही उनका ठीक है बिजली, पानी, हेल्थ, रोड, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ये लोग डेवलप करने लगा, तो मजदूरों की आवश्यकताएं धीरे धीरे पूरी होने लगी। अब इसको भारत के संदर्भ में अप्लाई कीजिए कि भारत में देखिए मार्क्सवादी विचारधारा भारत में ठीक है इतनी सफल क्यों नहीं हो पाती है। क्योंकि भारत में एक बहुत जो बड़ा वर्ग है वो है किसानों का, और जो भी किसान लोग हैं ध्यान रखिएगा किसानों के पास कम से कम ठीक है 2 गज की भूमि जरूर ही अगर होती है तो लोग कम से कम अपना पेट पालने के लिए सक्षम होता है। चूँकि भारत का क्लाइमेट, भारत की ऐसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, थोड़ी बहुत भी ज़मीन है तो अपना ठीक है किसानों अपने ठीक है बाल मतलब जो भी अपना है परिवारों का ठीक है जो भी ठीक है पेट तो पाल ही लेगा। पेट पाल लेगा तो जनसंख्या भी वृद्धि होगी, जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो फिर वैवाहिक संबंध भी बनेगा। बेचारा इसी में माया मोह की दुनिया में वो मजदूर रिसेगा पिसेगा यहीं पे, लेकिन आंदोलन नहीं करने जाएगा क्योंकि एक बंधन में बंध चुका है। लेकिन भारत में अब मजदूर जो है उनकी यूनिटी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। हालांकि आज मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारा ILO वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जो मजदूरों के हितों की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उस समय भारत में आंदोलन होना चाहिए लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा कारण था, ध्यान रखिएगा किसान को लेके। क्या चार्टिस्ट आंदोलन विफल रहा या फिर इसके महत्व के रूप में आप इसको दर्शाइए। देखिए तात्कालिक रूप से देखा जाए तो कोई निश्चित परिणाम तो नहीं रहा कि इंस्टेंट जब किया गया आंदोलन तो कुछ रिजल्ट मिल गया, स्वतः ही खत्म हो गया। लेकिन दूरगामी परिणाम क्या हुआ तो संसदीय सुधार के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। समझ रहे हैं? मैंने होता है ना व्यक्ति जब बहुत अमीर हो जाता है
आपके पास ठीक है अरबों रुपए आ गए और उसमें अगर 1000 रुपये किसी को देना हो तो क्या लगेगा आपको, ये लो भाई आप तुरंत उठा के फेंक देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये मेरे लिए क्या मायने रखता है। यही चीज़ हो गया उस ब्रिटेन के समाज में कि वहाँ पे इतना अधिक वो लोग समृद्ध हो गया, इतना अधिक लोग कैपिटलिस्ट हो गया। अब उन लोगों को विकास के लिए कुछ ठीक है रह ही नहीं गया, उनको यही था कि भाई अब जो भी हमारे मजदूर लोग हैं भाई इनको भी अधिकार दिया जाए, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ा है कि आप अमीर बहुत अधिक अमीर हो जाएंगे तो आप ठीक है रोज रोज आप बर्गर ही खाएंगे, पिज्ज़ा ही खाएंगे, चिकन मटन ही खाएंगे। जो खाना है फाइनली उसी चीज़ को खाएंगे ना, जो वैज्ञानिक खोज हुआ उसी चीज़ का आप उपयोग करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप चांद में चले जाएंगे, मंगल पे चले जाएंगे, अभी वो ठीक है दिल्ली दूर है अभी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। दूरगामी परिणाम के रूप में संसदीय सुधार हुआ 1867 में, मताधिकार का विस्तार किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1872 में गुप्त मतदान दिया गया और उसके बाद से देखिए 1884 में मताधिकार का विस्तार करते हुए 20 लोगों को यहाँ पे दिया गया, निम्न वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखिएगा लगाया गया था। कारखाना अधिनियम भी इसमें पारित किया गया। 1918 तक आते आते वयस्क पुरुष मताधिकार दे दिया गया, ध्यान रखिएगा 1918 वयस्क पुरुष मताधिकार अभी भी महिलाओं को नहीं मिला है, महिलाओं को अभी भी नहीं मिला है। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध देखिए खत्म हुआ था लगभग, ठीक है। पार्लियामेंट सदस्यों को तनख्वाह भी दिया गया रेगुलर रूप से कि भाई जो भी मेंबर है उनको तनख्वाह मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारा देखिए सुधार तो हो ही गया। इसका मतलब कि चार्टिस्ट आंदोलन की जो मांग थी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ध्यान से देखिए अंदर से, ठीक है, आपके अंदर भी लग रहा होगा हाँ भाई लगभग जो उनकी मांग थी पूरा तो हो ही गया। अव्यवहारिक यही था प्रत्येक वर्ष चुनाव, सिर्फ एक मांगों को 6 सूत्रीय मांगों में से सिर्फ एक मांगों को अगर काट दिया जाए तो सारी ही मांगों को मान लिया गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष चुनाव होगा तो विकास का कार्य कम होगा। 5 साल में यहाँ भारत में चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो पता चलता है कि ठीक है पहला टर्म में रणनीति बनाओ, ठीक है, अगला टर्म में छोड़ दो रणनीति बना के भाई अगले टेन्योर में जब आएंगे तो उसको लागू करेंगे। देखिए लोग ऐसे ही, ठीक है ना, मतलब बोलते हैं दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, कुछ इस टाइप का भाव होता है। एक बार दिखा दो लालच, सपना दिखा दो, उसी सपने के सहारे तो लोग 4-5 साल काट ही लेंगे, अगली बार उसको धीरे धीरे फिर से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन राज्य भी तो है भारत में, विधानसभा का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को चुनाव का ठीक है त्योहार वाला देश भी कहा जाता है। तो क्या गलत कहा जाता है कि किसी न किसी राज्य का चुनाव होता रहेगा। अभी देखिए वर्तमान में कितने सारे स्टेट में चुनाव हैं ही, यूपी सबसे बड़ा स्टेट देखिए यहाँ अभी चल रहा है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल लिंक टॉपिक है, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। देखिए क्या लगा आपको कि जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ ऐसा तो नहीं हुआ था कि पूर्व नियोजित था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का कोई योजना खाका था ही नहीं, किसी भी प्रकार का फ्लो चार्ट सिनॉप्सिस बना ही नहीं था। वो तो उस समाज में इस तरह से धीरे धीरे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आया। फिर एनलॉल टाइनबी जैसे लोगों ने औद्योगिकरण चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उनको भी लगा है ना कि बार बार कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो ब्रिटेन में कोई योजना इस तरह से यहाँ पे बनाई नहीं गई थी। लेकिन आगे चल के अन्य क्षेत्रों में जैसे जैसे ब्रिटेन से बाहर निकला, खासकर वो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों तक आया, जैसे इधर फ्रांस है, अभी वर्तमान में स्विट्जरलैंड ले लीजिए, जो भी सारा क्षेत्र है वहाँ पे अन्य क्षेत्रों में गया तो बिल्कुल ये सुनियोजित रूप में गया, क्योंकि उनको तो समझ में आ गया क्या है औद्योगिकरण। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, चूँकि वो वैज्ञानिक खोज तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही गया था, कारखाना प्रणाली का विकास हो गया था, तो उनका जो प्रोडक्शन था उससे जो तैयार वस्तुएं थी, ध्यान रखिएगा, उनके उत्पाद इतना सस्ता हो गए कि अगल बगल अगर कोई नया औद्योगिकरण करेगा तो क्या उनकी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? क्या भारत कभी कर पाया उनकी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा? कैसे यहाँ का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जो जुलाहे लोग थे उनकी हड्डियां मैदानों में बिखरी हुई थी। कारण क्या है? औद्योगिकरण। इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का दौर करने के लिए अब उन लोगों ने अलग अलग, अर्थात पश्चिमी यूरोप के लोगों ने अलग अलग रणनीति बनाई। अर्थात अगर बगल वाला अगर लोहा बना रहा है, सूती वस्त्र बना रहा है, तो हम थोड़ा कुछ और भी बनाएं, तभी तो मार्केट में संतुलन आएगी। इसीलिए देखिए पश्चिम यूरोप में जो प्रभाव पड़ा इसका, सूती वस्त्र बनाना शुरू किया, सब ऊनी वस्त्र, यहाँ पे ऊनी वस्त्र आ गया।
लौह वाष्प चलित सब बनाने लगा। निजी पूंजी का ये लोग पूरी तरीके से तेजी से, ध्यान रखिएगा, तेजी से ये लोग इन्वेस्ट करने लगा। इससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। और निजी पूंजी मतलब मध्य वर्ग, कैपिटलिस्ट वर्ग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं औद्योगिकरण का अब धीरे 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 जब विस्तार होने लगा, खासकर मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में, तो अब वहाँ पे जब गया तो इनको लगा कि भाई अगर वह, अब वो लोग तो जान गया सारा सारा फॉर्मूला कि हम क्या कर रहे हैं, अगर वो लोग भी वही चीज़ करेगा, हम लोग भी वही चीज़ करेंगे, तो फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा से बहुत अधिक किसी को फायदा नहीं होता है। सोचिए इस चीज़ को। अब पश्चिमी यूरोप वालों को लगा कि हमें अपनी रणनीति बदलना चाहिए। अब रणनीति बदलने का मतलब है कि अब ये लोग पूंजीगत अथवा भारी उद्योगों पर बल दे रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, कुछ यही हाल है, बड़ा कर रहा है कुछ। रेलवे निर्माण पे लोग बल देने लगा। राज्य की सक्रिय भूमिका हमें यहाँ पे हो गई कि हर हाल में जितना अधिक हो सके राज्य बिल्कुल ही यहाँ पे, ठीक है, सहयोग करेगा ही करेगा। और स्टॉक शेयर ये तो इतना खतरनाक स्कीम था कि अभी तक देखिए निजी पूंजी निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब निजी पूंजी निवेश चूंकि अब कम पड़ने लगा। अभी सोचिए आप, ठीक है, मिलियन बिलियन डॉलर की जो कंपनी है, सिर्फ निजी पूंजी से क्या बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपको स्टॉक शेयर वाला प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को इसमें पैसा लगेगा। अब ये बिल्कुल ही एक नया क्रांतिकारी अवधारणा था शेयर मार्केट, और इस शेयर मार्केट से पूरा का पूरा, ठीक है, मार्केट का पैसा एक जगह इकट्ठा करके कोई बड़ा कार्यों में यहाँ पे किया जाने लगा, जिससे उतना ही अधिक मुनाफा, शेयरधारकों को भी अधिक मुनाफा। तो कुल मिला के यही था पूरा का पूरा चार्टिस्ट आंदोलन। तो अब कल बात करेंगे अन्य देशों पर प्रभाव। देखिए बहुत कोर टॉपिक है, इसीलिए इतना डिटेलिंग कराना पड़ रहा है, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक इस तरह का पढ़ाई नहीं करेंगे आप टच भी नहीं कर पाएंगे। स्टेट पीसीएस के लिए देखिए, ठीक है, पर्याप्त है। स्टेट पीसीएस के खिलाफ तो वैसे अब एक बार लेक्चर सुनिए, अपना कॉपी पेन उठाइए, नॉन स्टॉप आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी समस्या कमेंट करें, व्हाट्सएप करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।